जो सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो अपने नाम के पीछे आचार्य लगा रहे हैं। कुछ ऐसी भी संस्थाएं छोटी मोटी हैं छात्रों को जो 2-4 महीने का कोर्स करते हैं या 6 महीने का कोर्स कर लिया और वो आचार्य की डिग्री या किसी और नाम से दे देते हैं, डिग्री कुछ भी दे दिया उन्होंने। कि जो मॉडर्न डे गुरुज हैं उनको लोग भगवान का दर्जा दे रहे हैं आज के संदर्भ में कि क्या गुरु गुरु है, सिर्फ ऐसे परिधान पहनकर, ऐसे कपड़े पहनकर वो अपने आप को गुरु कहना शुरू कर दे। हमने आपकी एक बहुत ही ट्रेंडिंग वीडियो देखी जिसमें आपने 3 डेट्स के बारे में बताया है। उसमें से एक डेट है 26 दिसंबर 2019 और सब लोग जानते हैं उसके बाद कोविड आया। कोई संख्या सिर्फ जो लिखने से अगर वो ठीक हो जाए, कोई रोग ठीक होता है, तो मैं समझता हूँ इट फेल्स ऑल दी स्टैंडर्ड्स ऑफ लॉजिक एंड कॉमन सेंस। राजस्थान में कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट किया कि कांग्रेस जीतेगी, पर राजस्थान में हम सब जानते हैं कि बीजेपी जीत गई। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मैं ये कहूँगा कि पुरातनता ही प्रमाणिकता है। हमारे शास्त्र में बहुत ही क्लियर शब्दों में, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मरणोपरांत क्या होता है। अगर आपकी कमाई नहीं हो रही है तो आपको सिर्फ एक शब्द बोलना है, कॉन्वलेक्सा 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 बोलिए एंड आपके पास पैसों की बारिश होने लग जाएगी। इस पे आपका क्या कहना है? तो सर, जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि लोग, जो लड़के और लड़कियों की शादी है वो 30 और 31 के बाद भी नहीं हो रही। उनकी एज 30 और 31 के बाद क्रॉस हो गई है, तब भी शादी नहीं हो रही है, हालांकि वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव भी करते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूँ तो कई कारण हो सकते हैं। आजकल के टाइम में नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि भाई पहले अपने करियर में इस्टेब्लिश हो जाए उसके बाद शादी करेंगे, तो कई लोग तो इस कारण से ही डिले हो जाते हैं। लेकिन असल में क्या है, ये अपने आप में कारण नहीं है। कारण तो क्या है, हर चीज़ का मैं हमेशा कहा करता हूँ कि कारण तो ज्योतिष में ही होता है। और दूसरी बात ये, उनकी अपनी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप जो होती है वह बताती है कि शादी कब होगी। पहली बात तो ये समझने की है, चाहे कारण कोई भी क्यों ना हो। दूसरी बात एक और होती है कि जब कुंडली मिलान की बात आती है, आम तौर पर लोग, और जैसा आपने कहा कि वो कुंडली में विश्वास करते हैं या एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, ऐसी स्थिति में होता क्या है कि बहुत से तो केसेस ऐसे रिजेक्ट हो जाते हैं कि कंप्यूटर से मिलाया, उसमें देखा कि एक लड़का मंगलिक है, दूसरा जब तक मंगलिक नहीं मिलेगा तब तक जो है वो शादी नहीं हो पाती, एक डिले आ जाता है, डिले हो जाती है। और कंप्यूटर के अंदर मैंने बताया कि उसके अंदर 44% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वह मंगलिक होती है एज पर कंप्यूटर, क्योंकि उसके अंदर कैंसिलेशन क्लॉज नहीं है मंगलिक की। आप समझिए, 12 भाव ही तो होते हैं। जब मंगल 1, 4, 7, 8, 12 स्थान में होता है तो जहाँ तक मंगलिक होता है, तो यानी कि 5 भाव में मंगल हो गया तो 5/12, यानी कुल मिलाकर लगभग 44% जो पॉपुलेशन वह मंगलिक होती है एज पर कंप्यूटर, जबकि वास्तव में वो मंगलिक होते ही नहीं है। मंगलिक एक्चुअल जो है वो 3 या 4% ही होते हैं, इससे ज़्यादा मंगलिक होते नहीं हैं। तो लेकिन एक आम आदमी क्या होता है, जब कुंडली मिलान की बात आती है उसके अंदर 44% तो निकाल दिए, बचे कितने? 56% बच गए। और 56% जो बचे आपके पास, उसके अंदर एक आता है नाड़ी दोष। नाड़ी होती है 3 प्रकार की, ठीक है ना, 3 ही प्रकार की नाड़ी होती हैं, आदि, मध्य और अंत। अब असल में एक नाड़ी दोष का मतलब ये होता है कि लड़का और लड़की दोनों एक नाड़ी के नहीं होने चाहिए। तो यानी कि 33% आपने वैसे निकाल दिए जिनका नाड़ी दोष होगा। 56 में से 1/3 और निकाल दीजिए आप, जो है कोई अलग रीजन, तो 18 लोग, 18% ये निकल गए। तो 18 और 54 दोनों आप मिलाएंगे तो लगभग जो है ये 62% आपने निकाल दिए, तो बच गए आपके 38%। अब जो कुल 38% बचे उसमें कभी लड़का पसंद नहीं आएगा, कभी घर पसंद नहीं आएगा, या कोई और कारण हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि क्योंकि कुंडली को सही किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर ने, कोई मतलब वेल नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर तो मिलाया नहीं है, कंप्यूटर से कुंडली मिलाई गई है, इसी कारण से वो शादियां लेट होती चली जाती हैं, देर होती चली जाती है, क्योंकि असल में क्या है कि स्कोप बड़ा लिमिटेड हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे अगर लिमिटेड हो जाता है तो मतलब इसमें ये भी तो हो सकता है कि उनको जो है वो फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, वो भी ऑलरेडी कुंडली में उनके मेंशन्ड है कि देखिए, मैंने एक बात बताई है कि शादी तभी होगी जब भाग्य में होगी, और भाग्य क्या है वो कुंडली से पता लगता है कि शादी कब होगी। अच्छा, कारण चाहे कोई भी हो, और जो मैंने बताया ये कारण होते हैं जिनकी वजह से डिले हो जाती है। तो सर, जैसा हमने देखा कि आजकल सोशल मीडिया पे आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं रहे थे, तो हमने आपके कुछ वीडियोस देखे जिसमें हमने देखा कि आपने हर वीडियो में रेफरेंसेस जो प्रोवाइड करे हैं वो क्लासिकल टेक्स्ट रेफरेंसेस हैं। तो अगर हम इस सोशल मीडिया के समय को देखें तो काफ़ी सारी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है सोशल मीडिया के थ्रू।
तो आप इसको कैसे देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के थ्रू स्प्रेड हो रही है? देखिए, जैसा मैं पहले भी आपसे बात करते हुए पहले भी मैंने बात कही है कि ज्योतिष जो है यह वेद का अंग है, यह वेदांग है, यह बहुत ही एक्चुअली आप समझिए कि इसके अंदर इन डेप्थ नॉलेज है, यह ज्ञान का सागर है। और इसके अंदर जो है, इसीलिए जितने भी हम कोई भी वीडियोस होते हैं या शॉर्ट्स, रील्स वगैरह व्हाटएवर इट इज़, उसमें क्लासिकल टेक्स्ट का एक इम्पॉर्टेंस होती है कि क्लासिकल टेक्स्ट, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मैं ये कहूँगा कि पुरातनता ही प्रमाणिकता है, यानी जितना पुराना ज्ञान है उतना ही ऑथेंटिक है। ये केवल और केवल ज्योतिष के अंदर आप समझिए कि जितना पुराना ज्ञान है उतना ऑथेंटिक है। कालांतर के अंदर कोई जितने भी हैं नई रिसर्चेस कुछ नहीं, उसका इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन लोगों ने किए हैं, टाइम टू टाइम होता रहता है। और अब तो 21वीं शताब्दी है, कलयुग का समय है, तो होता क्या है कि बिना किसी बात को समझे हुए अगर अपनी तरफ से कोई इंटरप्रिटेशन कर देता है किसी बात का, बिना शास्त्र को जाने हुए यदि कोई फलादेश करता है, तो जैसा मैंने पहले कहा था कि वह पापी है, वह नक्षत्र सूचक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा ग्रंथ वराहमिहिर का बृहत संहिता में जो संवत्सर सूत्र अध्याय के श्लोक नंबर 34-35 में इस बात का उल्लेख है। तो सर, ऐसे ही कुछ कंटेंट जो मिस इन्फॉर्मेशन और गलत फहमियाँ फैला रहा हो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, आप उनको कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन, या मैं कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजिकली अशास्त्रीय बात जो है, जो हमारे मतलब ज्योतिष शास्त्र में जो बातें नहीं कही गई हैं उसके बारे में विवेचना या टीका टिप्पणी, ये तो खैर मतलब आप समझिए बहुत सी जगह होता रहता है सोशल मीडिया पे, ठीक है। लेकिन एक अच्छे ज्योतिषी का ये काम नहीं है कि उसके अंदर जो है किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करें। ये जो है आप लोगों के लिए, दर्शकों के लिए है उस बात को देखना कि क्या सही है और क्या गलत है। तो सर, हमने काफ़ी सारी प्रोफाइल्स देखी, ये आपसे थोड़ा सा मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले। काफ़ी सारी हमने सोशल मीडिया पर प्रोफाइल्स देखी जो अब एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो अपने नाम के पीछे आचार्य लगा रहे हैं। और काफ़ी एक प्रोफाइल मैंने ये भी देखी कि वहाँ पे एक 18 साल का युवा है जो अपने नाम के आगे आचार्य भी लगा रहा है एंड वो एस्ट्रोलॉजी में बातें भी बता रहा है, ऐसे कि काफ़ी एक्सपीरियंस हो। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक ज्ञान की बात है, 18 साल के आपने युवक की बात करी है, तो 18 साल के बालक को अगर उसने बचपन से ही ज्योतिष को पढ़ा है तो संभवतः ज्ञान तो हो सकता है। इस बात पे तो मैं क्या टीका टिप्पणी करूं। लेकिन हाँ, दूसरी बात आपने कही, जहाँ तक आचार्य लिखने की बात है, आचार्य का बारे में तो मैं एक बात कहूँ आपको कि ये तो एक उपाधि है और यह तो आप किसी मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से कोर्स करने के बाद ही आदमी आचार्य की जो है आप लिख सकता है अपने नाम के आगे, क्योंकि आचार्य का मतलब होता है वह पूरी तरह से पारंगत है विषय के अंदर, वह मतलब जो भी आप विषय है उसके अंदर जो है वह निष्णात है, वह पारंगत है और वह मास्टर है मतलब उस सब्जेक्ट का, तभी वो आचार्य लिख सकता है। अब आजकल हो क्या गया है कि समय में कुछ ऐसी भी संस्थाएं छोटी मोटी हैं कि जो आप समझिए कि रिकॉग्नाइज भी नहीं है, रजिस्टर्ड भी इवन नहीं होती कई जगह तो, और वो अपने छात्रों को जो 2-4 महीने का कोर्स करते हैं या 6 महीने का कोर्स कर लिया और वो आचार्य की डिग्री या किसी और नाम से दे देते हैं, डिग्री कुछ भी दे दिया उन्होंने, कोई सर्टिफिकेट जारी कर दिया और लोग उसी को आचार्य मान लेते हैं। तो ये तो खैर भ्रम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आचार्य को केवल जो आचार्य है उसी को आचार्य लिखना चाहिए। तो सर, जब एक इंसान एक एस्ट्रोलॉजर से मिले तो वह उसमें क्या देखे? ज्ञान। सर, ऐसी बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकल वेबसाइट्स हैं जो क्विक रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं, वो प्रसाद की तरह रेमेडीज को बांट रहे हैं। अब आम जनता के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो डिसाइड करे कि कौन सी रेमेडी जो है वो मिसलीडिंग है या फिर वो करेक्ट है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है कि जहाँ तक शास्त्र की बात है उसके मुताबिक तो उपाय, अगर मान लो कोई रोगी है तो आयुर्वेदिक उपाय होता है, और बाकी जो समस्याएं हैं उनके लिए रत्न एक उपाय होता है, जैसे आप उंगलियों में लोग पहनते ही हैं या गले में धारण करते हैं, रत्न उपाय है। मंत्र उपाय होता है, मंत्र का मतलब ये 9 ग्रह के मंत्र हो सकते हैं, देवी देवताओं के मंत्र हो सकते हैं, इसके अनुष्ठान हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है आप
दान एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक उपाय है। अब दान किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो एक अलग विषय है। और चौथा उपाय स्नान होता है कि भाई गंगा जी में स्नान करिए या किसी और तीर्थ स्थल पर जाकर नदी में स्नान करें। तो इस प्रकार के उपाय जो है ये शास्त्रगत हैं, जो शास्त्र के मुताबिक हैं। वैदिक ज्योतिष के अंदर जो उपाय हैं वो यही उपाय बताए गए हैं। अब जहाँ तक बाकी और उपाय की बात है, आप समझिए कि वो हो सकता है किसी भी प्रिमिटिव सोसाइटी के अंदर उस प्रकार के उपाय कुछ प्रेवलेंट हों, लेकिन अगर हम कंपेयर करें किसी भी सोसाइटी को, लेकिन जो हमारा वैदिक ज्योतिष है या वैदिक ज्योतिष के जो उपाय हैं वो तो सर्वोपरि हैं। मैं समझता हूँ कि उससे श्रेष्ठ कोई और कोई उपाय हो ही नहीं सकता, मैं तो ये मान के चलता हूँ। तो सर एक आम नागरिक कैसे ये डिसाइड करे कि ये जो उपाय हैं ये मिसलीडिंग है या ये सही हैं? देखिए ऐसा है, इसके अंदर आप समझिए टू ए ग्रेट एक्सटेंट एक बात मैं ये कहूँगा कि one should always see the remedy whether it satisfies the standards of logic and common sense। यानी कि अगर उपाय जो है आप समझिए कि उस लेवल तक है जहाँ पर आपका लॉजिक और कॉमन सेंस काम करती है, आप उससे भी आप सोचें क्या वो सही है, आपको अपने आप ही पता लगेगा कि वो सही भी है कि नहीं है। आप कुछ उपाय जब आप देखेंगे आपको पता लगेगा कि बड़े कई बार तो ऐसे लोग बोल देते हैं कि जो बहुत ही इलॉजिकल होते हैं। कोई लगता ही है, खुद को ही लगता है कि यार ये कैसे संभव हो सकता है। जब खुद ही संशय है, जब आप देखिए कि उपाय में श्रद्धा होनी चाहिए, और जब खुद ही संशय है तो श्रद्धा होगी नहीं, तो कैसे होगा। तो सर आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि जो मॉडर्न डे गुरुज हैं उनको लोग भगवान का दर्जा दे रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ये तो दोहा है ही है। सब जानते हैं इस बात को कि गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों खड़े हुए हैं। बताओ मैं किसको पहले जो है चरण स्पर्श करूं, क्योंकि गुरु के द्वारा ही तो मैंने भगवान को पाया है। लेकिन सवाल कंडीशन ये है आज के संदर्भ में कि क्या गुरु गुरु है, यह सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या वह गुरु की संज्ञा दी जा सकती है गुरु को, या वो सिर्फ यह है कि सिर्फ ऐसे परिधान पहनकर, ऐसे कपड़े पहनकर वो अपने आप को गुरु कहना शुरू कर दे, तो वो गलत है। यानी कि असली गुरु कौन है, यह इस बात को पता करना, यही सबसे बड़ा चैलेंज है आज की तारीख के अंदर। तो सर जैसे आपने हमें अभी वैदिक उपायों के बारे में बताया और हम रेमेडीज़ के बारे में बात कर रहे थे, सो हमारी रिसर्च जब हम कर रहे थे यूट्यूब पर रिगार्डिंग रेमेडीज़, तो हमें कुछ ऐसे पॉडकास्ट मिले जहाँ पे कुछ सेल्फ क्लेम्ड एस्ट्रोलॉजर्स ने ये कहा कि अगर आपके घुटने में दर्द है तो आप ग्रीन स्केच पेन से एक नंबर लिख दीजिए 58, तो आपके घुटने में दर्द खत्म हो जाएगा। अब पौराणिक ज्ञान में क्या ऐसा कुछ मेंशन्ड है? जो आप जिक्र कर रहे हैं, एक्चुअली मुझे तो पहली बात तो ये कि ये वैदिक उपाय नहीं लगते मुझे। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि अगर कोई चीज़, कोई संख्या सिर्फ जो लिखने से अगर वो ठीक हो जाए, कोई रोग ठीक होता है, तो मैं समझता हूँ इट फेल्स ऑल दी स्टैंडर्ड्स ऑफ लॉजिक एंड कॉमन सेंस। तो सर ऐसे भी कुछ उपाय हैं जिनको सुन के भी हंसी आती है। अब ऐसा है कि अगर आपका कोर्ट केस चल रहा हो, आप अपनी कलाई पे 517 नंबर लिख के एक इटालियन वर्ड को रिसाइट करते हुए चले जाइए, तो आपको आराम मिल जाएगा। आराम तो ऐसे बोल रहे हैं कि केस में आराम ऐसे ही बट रहा है। देखिए, ये बात तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप खुद ही आप कह रहे हैं, सवाल में ही आपका जवाब है कि अगर जो आपको अजीब का मतलब क्या है कि आपको ये कहीं लॉजिकल नहीं लगता होगा, लॉजिकल साउंड ही नहीं करता, तो मैटर एंड्स हियर ओनली। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये कहें कि नहीं निश्चित रूप से लाभ होता है, तो एक बात बताऊं कि कोई भी उपाय क्यों ना हो, कोई भी उपाय, किसी प्रकार का भी उपाय हो, आप ये देखिए कि आपने कोई प्रश्न पूछा, मान लीजिए एग्जाम्पल है, आपने कहा कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं उसमें पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है, दो ही जवाब होंगे, यस या नो। तो जो भी आप प्रोबेबिलिटी आपके सवाल की जो है, आप समझिए सही होने की 50% है, चाहे कुछ भी हो, आप कुछ भी कह दीजिए, प्रोबेबिलिटी इज 50%। 50% नंबर तो वैसे ही आ गए, आप चाहे बिल्कुल 100% गलत हो, प्रोबेबिलिटी जो है 50% तो इमीडिएटली हो जाती है कोई भी उपाय की।
अब आप समझिए कि 10 लोग हैं, 10 लोगों ने ये उपाय किया। अब 10 में से 4-5 लोग जो हैं वो भाई प्रोबेबिलिटी, चाहे वो कुछ भी ना करें, वो भाई 4-5 तो जीतेंगे ही, या 4-5 तो एग्जाम में पास होंगे ही। अब वो 4-5 जो पास हो गए वही कहेंगे जी उपाय बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो आप समझ रहे हैं, मतलब पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी जो है जब है ही 50%, तो 50% तो हर आदमी पास हो ही जाएगा। अब मान के चलिए टोटल पॉपुलेशन में अगर आप देखेंगे, मतलब सैंपल अगर हमारे पास 50 आदमियों का है तो 25 आदमी हो सकता है जीत जाए, कुछ भी करें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेमेडीज आर इफेक्टिव, ये तो मैथमेटिक्स का लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। मतलब आपने मैथमेटिक्स को रेमेडीज से कनेक्ट कर दिया, इन टाइप की रेमेडीज से। इट इज अ लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट हैज नथिंग टू डू विद द रेमेडीज एट ऑल, बिकॉज एज यू सेड इट डजंट साउंड लॉजिकल। तो एक रेमेडी ये भी है, क्योंकि अगर हम देखते हैं ऑनलाइन रेमेडीज देखते हैं, क्योंकि परेशान आदमी हर जगह जो है वो हाथ पैर मारता है। अब उसमें क्या है, उसमें एक रेमेडी ये भी है कि अगर आपके बच्चे बात नहीं मान रहे, नाराज चल रहे हैं, तो आपको उनकी फोटो के पीछे उनका नाम लिखना चाहिए और उस फोटो को फ्रिज में चिपका देनी चाहिए। अब इसका रीजन ये है कि फ्रिज क्योंकि ठंडा होता है, बच्चा शांत हो जाएगा। यानी मैंने एक बात कही है, देखिए क्या होता है कि ये हो सकता है ये उपाय किसी प्रिमिटिव सोसाइटी में बहुत ही कहीं पर, जिसको कह सकते हैं कि आज से 400-500 साल पुरानी किसी सिविलाइजेशन के अंदर इस प्रकार के रेमेडीज़ होती होंगी, लोगों की सोच उतनी थी, ऐसा ही था, वो उसी को उपाय मानते हैं। मैंने कहा कि इन एनी केस उस तरह के कोई भी उपाय जो प्रिमिटिव रेमेडीज़ हैं, जो लोग, मैं सो कॉल्ड रेमेडीज़ मैं कहना चाहिए मुझे, हाँ सो कॉल्ड रेमेडीज, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है एक्चुअली वैदिक ज्योतिष के साथ, और वो कितने लॉजिकल हैं, कितना वो कॉमन सेंस है, आप खुद जज करिए। तो सर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी स्ट्रेंज रेमेडीज भी हैं, जैसे अगर आपके ऊपर नज़र लगी हुई है, किसी इंडिविजुअल के ऊपर नज़र है, और अगर उसे नशे की लत है, तो उसका यूज्ड सॉक्स आप जला दीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। अगर आपके ऊपर तंत्र आपको फील हो रहा है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र करा हुआ है, तो आप क्या करिए, 1 गिलास पानी भरिए और उसके साथ आपको एक वर्ड बोलना है, तस्मैने दया, तो सब ठीक हो जाएगा। अगर आपके पास कोर्ट में कोई केस चल रहा है और जो फैसला है वो आपके हक में नहीं आ रहा है, तो आप अगली हियरिंग में जाइए, 10 खजूर लेके जाइए और चांदी का बुरादा लेके जाइए, आप जज के पास छिड़क दीजिए और फैसला आपके हक में दे देगा जज। और लास्ट सबसे, अभी हमने जैसे बात की उसमें क्या है, आपने बताया कि शादी अगर किसी की नहीं हो रही है तो उसमें एस्ट्रोलॉजिकल क्या सिग्निफिकेंस, क्या एस्ट्रोलॉजी से हम उसको कैसे बता सकते हैं। पर ये लोगों की रेमेडी कहती है अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप क्या करिए, छोटी कन्याओं को पेंसिल बॉक्स बांट दीजिए और आपकी देखिए आपकी शादी ऐसे ही हो जाएगी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा मैंने कहा है कि अगर आप ये देखें, इनमें से कोई भी उपाय वैदिक ज्योतिष से संबंधित तो नहीं है, लेकिन जैसा मैंने इससे पहले कहा है कि किसी छोटी मोटी किसी प्रिमिटिव सोसाइटी के अंदर, छोटे मोटे किसी कबीले में कहीं पर इस प्रकार के उपाय होते होंगे, लेकिन इनकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो सर इससे मैं यह समझता हूं कि जो ये लोग उपाय बता रहे हैं इस प्रकार के, ये लोगों को मिसलीड ही तो कर रहे हैं। एक बात मैं पहले कह चुका हूं, दीज रेमेडीज डू नॉट मीट द स्टैंडर्ड ऑफ लॉजिक एंड कॉमन सेंस। तो सर जैसा हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो कुंडली में शनि का प्रभाव है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमें तो यही लगता था कि नेगेटिव ही होता है, पर आपने आज हमें बताया कि कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव भी होता है। अब अगर सोशल मीडिया पर हम देखें, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का यह मानना है कि अगर किसी इंडिविजुअल के लग्न में शनि उपस्थित है तो इंडिविजुअल के चाचा की डेथ हो जाएगी और उनकी आत्मा आसपास भटकती रहेगी। इस पर आपका क्या कहना है? मैं तो यही कह सकता हूं कि यह विषय की अज्ञानता है। मतलब ऐसा कुछ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आपने कहा है कि लग्न में शनि हो, 24 घंटे में, 24 घंटे का दिन होता है, दिन और रात, 24 घंटे में हर 2 घंटे शनि लग्न में ही रहता है, प्रतिदिन शनि लग्न में ही रहता है 2 घंटे। यानी कि अगर मैं कहूं कि 1/12 भाग पूरी आबादी का वो ऐसे ही पैदा हुआ। यानी कि टोटल अगर पॉपुलेशन हिंदुस्तान की अगर 144 करोड़ है तो 12 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके के लग्न में ही शनि है।
तो क्या सबके चाचा झट से मर गए? नहीं। तो यह अज्ञानता है, नंबर एक। दूसरी बात, जहां तक आपने बताया कि आत्मा भटकती रहती है, यह भी मैं कहूंगा कि पूर्ण रूपेण यह अज्ञानता ही है। इसके बारे में हमारे शास्त्र में बहुत ही क्लियर शब्दों में, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मरणोपरांत क्या होता है। और मरणोपरांत जो है वह यह नहीं देखा जाता कि किसकी लग्न में क्या है, सबकी गति एक जैसी ही होती है, सब प्राणियों की एक जैसी ही स्थिति है प्राण निकलने के बाद। जो प्राण निकलते हैं तो क्या होता है, आत्मा होती है, आत्मा के साथ होते हैं अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कर्म जो है कैंसिल नहीं करते। ये नहीं है कि 2 अच्छे कर्म करें 2 खराब करें तो दोनों कैंसिल हो गए, जीरो हो गया। ऐसे जीरो नहीं होता है, ऐसे मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। यानी कि दोनों प्रकार के कर्म जो है आत्मा के साथ रहते हैं, अच्छे और बुरे। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं और उसके साथ जुड़ी हुई होती है अंतिम इच्छा। अंतिम इच्छा का मतलब जब आदमी के प्राण निकलते हैं, बिल्कुल एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, स्पर ऑफ मोमेंट, आप समझिए उस समय उस जीव के मन में क्या इच्छा है। कईयों की इच्छा होती है कि मैं इसी घर के अंदर रहूं, कईयों की इच्छा होती है कि मैं राजा बनूं, कईयों की कुछ और भी इच्छा हो सकती है। तो इच्छा इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या मैंने बताया कि आत्मा होती है, अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कर्म होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं और ये सब जुड़ा हुआ एक सूक्ष्म शरीर बनता है। इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। और इसका आकार जो होता है वह अंगूठे का बराबर होता है, इतना छोटा होता है। और क्योंकि देह नहीं होती, शरीर नहीं होता, केवल वह आत्मा और ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, संयोग से जुड़ी हैं। हालांकि आत्मा निर्लेप होती है, आत्मा निर्लेप होती है। निर्लेप का मतलब यह है कि उसके ऊपर आवरण नहीं हो सकता, उसके ऊपर कवर नहीं हो सकता, उसके ऊपर कोई शीथ नहीं हो सकती। लेकिन ये उनके संयोगवश ये सब चीज़ें उस आत्मा के साथ रहती हैं। और ये जो है सूक्ष्म शरीर कहलाता है, दिखाई नहीं देता। ये जैसे ही प्राण निकले तो सूक्ष्म शरीर ब्रह्मांड में निकलता है, शरीर के बाहर आता है और वह फिर ब्रह्मांड के अंदर विचरता रहता है जब तक उसे उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार यथोचित परिवार नहीं मिल जाता, तब तक वह जो है ब्रह्मांड के अंदर विचरता ही रहता है। और फिर उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार उसका जो है अगले जन्म का निर्धारण होता है, वह ईश्वर करता है, भगवान का काम है। मेरा कहने का मतलब ये कि ये कहना कि यदि शनि लग्न में है तो आत्मा यहीं भटकती रहेगी, शनि कभी भटकाव का कारण तो नहीं है, यह कोरा अज्ञान है। सर, जैसे इंसान जो कमाता है वो बहुत मेहनत से कमाता है, पैसे कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, कमा रहा है। पर कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का यह कहना है कि अगर आपकी कमाई नहीं हो रही है तो आपको सिर्फ एक शब्द बोलना है, और वो काफ़ी स्पेसिफिक टर्म देते हैं, स्विच वर्ड बोलते हैं उसे। वो बोलता है कॉन्वलेक्सा 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 बोलिए एंड आपके पास पैसों की बारिश होने लग जाएगी। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत सारी पॉपुलेशन हिंदुस्तान की बिलो पॉवर्टी लाइन है। आप वहाँ पर शिविर लगाइए और बताइए, कॉन्वलेक्सा कॉन्वलेक्सा बुलवाइए उनसे, परिणाम आपके सामने होगा। अपने आप ही जो है आपको पता लगेगा ये इफ़ेक्टिव कितना है। मैं इसके बारे में क्या टीका टिप्पणी करूं। संभवतः ये इटालियन ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी से शायद लिया गया है, पर किसी और से हमारी वैदिक ज्योतिष की किसी और विधा से हमारे वैदिक ज्योतिष की तुलना करना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने हमेशा ही कहा है वैदिक ज्योतिष सर्वोपरि है। तो सर, एक मॉडर्न डे कथावाचक ने यहाँ तक कहा है कि जो गरुण पाठ होता है वो इसलिए होता है जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो कुछ आत्माएं जो हैं वो तो भटकती रहती हैं और कुछ सीधा ही स्वर्ग चली जाती हैं। तो जो भटकती आत्माएं हैं उनको मुक्ति दिलाने के लिए गरुड़ का पाठ किया जाता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? अभी आप ये देखें कि जीव जो सूक्ष्म शरीर है, अभी बताया मैंने कि मरणोपरांत वह
दूसरी योनि कैसे प्राप्त करता है, जो हमारा शास्त्र है उसके बारे में मैंने बताया आपको। और बाकी क्या है, देखिए गरुड़ पुराण अपने आप में एक साक्ष्य है। तो मेरा तो ये मानना है कि जो हमारा शास्त्र कहता है इसके मुताबिक देह अंतर यानी कि एक देह से दूसरे अंतर में जाने की प्रक्रिया जो ईश्वर के द्वारा की जाती है, और उसमें सूक्ष्म शरीर किस प्रकार से ब्रह्मांड में विचरता है जब तक कि उसे नया जीवन नहीं प्राप्त होता, यही अपने आप में एक प्रमाणिकता है। तो सर अगर हम सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर देखें और हम सर्च करें कथावाचक, तो वहाँ पर कुछ ऐसे कथावाचक भी हैं जिनके साथ ये टाइटल में लिखा होता है फनी कथावाचक, एब्यूसिव कथावाचक। तो ये कहाँ तक ठीक है? देखो ठीक तो कर क्या होगा, जब आपने खुद ही कहा है कि जो फनी और एब्यूसिव है उसको तो कोई सही नहीं ठहरा सकता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात को समझने की, कथावाचक जो होता है, जो कि हमारे ग्रंथ हैं उनमें जो उल्लिखित ज्ञान है उसको लोगों को बताना है, वो एक कम्युनिकेटर का काम करते हैं। वो दे आर मोर देन स्टोरी टेलर। वो सिर्फ ये नहीं कि कहानी ही सुना रहे हैं, मतलब उस ज्ञान को देते हैं। कथावाचक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति, ठीक, और इसलिए उनका व्यवहार और उनका आचरण मर्यादित होना चाहिए, एक सीमा में होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए, एक उदाहरण होना चाहिए व्यवहार। लेकिन जैसा अभी आप कह रहे हैं, अगर कुछ ऐसा है जो आप कह रहे हैं कि फ़नी कथावाचक, एब्यूजिव कथावाचक, इस प्रकार से अगर कुछ लोग हैं तो निश्चित रूप से उनको कथावाचक कहना ही गलत होगा। तो अभी मेरे मन में एक सवाल आया न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मेरे को सडनली एक रील याद आ रही है यूट्यूब पर, जो यह कहती है कि अगर आपके फ़ोन नंबर में 72 या 27 नंबर है तो वो अशुभ है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप केवल 2 डिजिट के ऊपर किसी की शुभता और अशुभता का निर्णय करें, यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मान लीजिए किसी टेलीकॉम कंपनी ने अपने टेलीफोन की सीरीज़ स्टार्ट करी 72 से, तो जितने के जितने फ़ोन हुए सबके सब क्या अशुभ हो जाएंगे? ये तो करोड़ों की लाइन होगी, करोड़ों फ़ोन नंबर होंगे, क्या वो सारे अशुभ होंगे? नहीं, अशुभ तो नहीं होंगे वो, मतलब ये तो फिर निर्णय आप करिए। आजकल सर हम ये देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर काफ़ी एड्स चल रही हैं जो ये मेंशन करती हैं कि आप एक पर्टिकुलर माइनर अमाउंट पे आप एस्ट्रोलॉजी सीखिए, वर्कशॉप्स चल रही हैं, और उसमें ये उन्होंने मेंशन करा होता है कि आप 3 महीने में एस्ट्रोलॉजी सीखिए और उसके बाद आप लाखों पैसे कमाइए। तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, क्या है कि ज्योतिष एक ज्ञान है और वेदों का ये नेत्र है, इसको वेदों का नेत्र कहा है, ये ज्योति है। और परंपरागत रूप से जैसा मैंने कहा, ये ज्ञान है और इस ज्ञान को एक गुरु से शिष्य तक, गुरु शिष्य परंपरा में पहले बताया जाता था। और इस ज्ञान, ये क्योंकि ये पूरा एक शास्त्र है और वेदांग है, वेद का एक अंग है, इतना बड़ा ज्ञान, उसमें आप समझिए कई वर्ष लग जाते हैं गुरुकुल के अंदर भी सीखने में, और आप समझिए काफ़ी लंबा टाइम लगता है, और उसके बाद जो है बच्चा पारंगत होता है। अब कोई कहें कि 3 से 6 महीने में, 3 से 6 महीने में मैं तो नहीं समझता कि कोई ज्योतिषी हो सकता है। भले ही वो केवल ग्रहों के नाम और राशियों के नाम तो याद हो जाएं या नक्षत्र के नाम याद हो जाएं, लेकिन जहाँ तक फलादेश की बात करें तो फलादेश में वो पारंगत तो नहीं होगा। और दूसरा, ज्योतिष का ज्ञान सीखने के लिए इस प्रकार के कोई विज्ञापन नहीं होते, वो सीखने के लिए नहीं है, वो तो पैसा कमाने के लिए है। विज्ञापन जो उद्देश्य है विज्ञापन का, वो ज्ञान देना नहीं है, वो तो ये है कि ये टेक्स्ट, ये गुण इस प्रकार के बताए जाए कि वो थोड़ा मोड़ा अगर ज्ञान आ जाए तो उसका आप प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं धन कमाने के लिए। तो उद्देश्य धन कमाने का होगा। शिष्यों के अंदर भी जो लोग सीखेंगे वो भी जो है सिर्फ एक फोकस जो है वो केवल और केवल धन कमाने का है। तो धन तो किसी भी माध्यम से कमाया जा सकता है, चाहे वो सही हो या गलत। मैं आपको एक नई चीज़ भी बताना चाहूँगा इसमें कि आजकल कुछ लोग अनरिकॉग्नाइज्ड या फिर नॉन ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ से आचार्य की डिग्री लेकर हवाबाजी कर रहे हैं कि वे उनके पास वैदिक नॉलेज है। बेचारे भोले भाले लोग उनके पास चले जाते हैं और फंस जाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए क्या है, इस प्रकार के जो प्रैक्टिसेस हैं, मेल प्रैक्टिसेस ही कहूँगा, वो हर प्रोफेशन में होती हैं, हर जगह होती हैं। अब क्या है कि कुछ लोग, अगर मान लीजिए प्राइवेट कोई संस्था है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, पंजीकृत हो या ना हो, रजिस्टर्ड हो या ना हो, और वो जो है बच्चों को कोई भी सर्टिफिकेट देना शुरू कर दें, और देते ही हैं। और जो लोग वहाँ से 2-4-6 महीने का कोई कोर्स किया तो अपने नाम को वो जो है अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, ज्योतिषाचार्य कहते हैं। अब ये तो मतलब आप समझिए कि कलयुग के अंदर इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, जो गलत तो है, निश्चित रूप से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि वैसे देखा जाए तो अभी जो है मतलब पिछले कुछ सालों में, हाल ही कुछ सालों के अंदर काफ़ी कुछ इस दिशा में काम हुआ है। अभी आप ये देखें कि आज की तारीख में 3 हमारी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें आप कह सकता हूँ, मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, जिसके अंदर है CSU यानी कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर है, और तीसरी है नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो कि तिरुपति के अंदर है। ये 3 जो हैं ये पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए अधिनियम के अनुसार, उनका एक नियम पार्लियामेंट ने ही इनको इनेक्ट किया है, और अब ये तीनों की तीनों जो है ये नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटीज़, देयर आर 14 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर के ज्योतिष सिखाई जाती है, बताई जाती है, और ये सारी संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ हैं, 14 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा कुछ UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिसमें ज्योतिष विषय पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, जहाँ पर प्रॉपर वे में पढ़ाई होती है, बताया जाता है। तो अगर इच्छुक जो लोग हैं उनको इन यूनिवर्सिटीज़ को कांटेक्ट करना चाहिए, यहाँ से विद्या प्रॉपर वे में ग्रहण करनी चाहिए। वैसे इसके अतिरिक्त और कुछ हमारे गुरुकुल हैं पुराने, कई जगह चल रहे हैं, वहाँ पर भी जो है परंपरागत दृष्टि तरीके से वहाँ पर संस्कृत और ज्योतिष वह भी पढ़ाया जाता है। लेकिन क्या है, छोटी मोटी कोई संस्थाएं किसी ने भी खोल ली, वो अपने आप को वो ज्योतिष कहना शुरू कर दिया, वो मैं समझता हूँ सिर्फ एक पैसा कमाने के लिए हो सकता है, ज्ञान के लिए शायद उसमें मेरी रिजर्वेशन है, आई एम नॉट श्योर। लेकिन अगर हम नेशनल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उसके अंदर जो है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, इट इज़ रियली डूइंग द बेस्ट। ये जो है इसके मतलब बहुत सारे सेंटर्स हैं, और सभी सेंटर्स के अंदर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो 2020 की पॉलिसी, उसको सही ढंग से, बहुत बढ़िया ढंग से उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन भी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी नई दिल्ली ने पूरा मेंटेन किया है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो सर हम आगे बढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस की ओर। अभी वर्ल्ड कप के दौरान कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने ये प्रिडिक्ट किया फाइनल्स में कि इंडिया जीतेगा, पर इंडिया को वर्ल्ड कप नहीं मिला। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है कि जो वीडियोस हैं, आप ये देखिए कि अधिकांश वीडियो असल में उनको अगर ये कहा जाए कि वो एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस हैं, ज्योतिष की वीडियोस हैं, तो शायद ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद देखी हैं कुछ वीडियोस। असल में क्या है कि वो ओपिनियन वीडियोस हैं। मैं ओपिनियन वीडियो शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि उन वीडियोस के अंदर एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस नहीं दिया हुआ। अगर आप कहते हैं कि भाई फलां देश जीतेगा, वर्ल्ड कप लेगा, अगर वर्ल्ड कप लेगा तो वो आप जो कह रहे हैं वो किस आधार पे कह रहे हैं? वो आधार जो है, वो एनालिसिस वो जो है होना चाहिए, लेकिन आधार उसमें मेरे को कहीं नजर नहीं आया। कुछ लोग हालांकि ये कहते हैं कि उसमें भारत की कुंडली ले ली या किसी और देश की जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उनकी कुंडली लेने के बाद ये निर्णय किया गया कि भाई किसकी कुंडली सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन आप ये कहना कि कुंडली को लेकर वो खेल में, और खेल में भी एक पर्टिकुलर खेल भी तो कई प्रकार के होते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर खेल में क्या भारत जीत पाएगा, ये जो है अगर इस प्रकार से लिया गया है तो कहाँ तक ठीक होगा, इसमें प्रश्न चिन्ह तो है ही है। तो मतलब ये है कि एनालिसिस अगर होगा तो किस आधार पे होगा? मतलब आप समझिए कि देश की कुंडली होगी, या जिस दिन है जो टीम बनी वो कुंडली होगी, या आप समझिए कि या कोई और इसका, या इंडिविजुअल खिलाड़ियों की कुंडली होगी, किस प्रकार से होगा? इस बात के बारे में कोई स्पष्टीकरण है नहीं, कोई ऐसा कोई खास नियम नहीं है, तो इसलिए ये ओपिनियन मात्र ही रह जाता है।
सिमिलरली कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने जब इलेक्शंस आते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, वो पर्टिकुलरली ये प्रेडिक्ट करना चालू कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेट में, इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट जीतेगी। अब जैसे कि राजस्थान में कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट किया कि कांग्रेस जीतेगी, पर राजस्थान में हम सब जानते हैं कि बीजेपी जीत गई। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है, वही बात है जो मैंने अभी कहा है आपको कि असल में ये देखना किसी इलेक्शन के अंदर कि कौन सी पार्टी जीतेगी, असल जो वीडियोस मैंने देखी हैं, मैंने ये कहा है कि वो सिर्फ एक ओपिनियन है कि फला पार्टी जीत जाएगी, XYZ जीत जाएगा। असल में क्या है कि अगर कोई भी, अगर उसके अंदर एक एनालिसिस अगर होगा, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस होगा, तो आपको बात समझ आती है। अब आप मान लीजिए जैसे 10th 11th 12th के अंदर आप अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आपका आंसर फाइनली गलत हो, लेकिन अगर स्टेप्स ठीक है तो नंबर मिलते हैं, क्योंकि एक मेथड है उसका चीज को प्रूव करने का, मैथमेटिकल क्वेश्चन का। सिमिलरली इन एस्ट्रोलॉजी, अगर मान लीजिए कोई आपने कोई भी भविष्यवाणी की है, तो उसका एक एनालिसिस होना चाहिए कि मैंने इस आधार के ऊपर जो है निर्णय लिया है और इस आधार के ऊपर ये वाली पार्टी जीतेगी। अगर आप ये कहते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर पार्टी की कुंडली बहुत स्ट्रांग है तो वही जीतेगी, अगर वो जीतेगी तो कौन सी स्टेट में जीतेगी? हर स्टेट की कुंडली तो फिर अलग अलग है। तो आप ये देखें कि उसमें कुंडली देश की देखेंगे या स्टेट की देखेंगे या पार्टी की देखेंगे या जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी कुंडली देखेंगे। क्योंकि क्या है कि एक राज्य के अंदर अगर मान लीजिए कंटेस्टेंट हैं, 100 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपके पास 100 का बर्थ डिटेल्स होना चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। और इस प्रकार से जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने लोग जीतेंगे कितना हारेंगे जो है। तो लेकिन जब आपके पास उनका बर्थ चार्ट तो है नहीं, एक पार्टी का बर्थ चार्ट है कि भाई किस दिन पार्टी फॉर्मुलेट हुई। अब जो पार्टी जिस दिन फॉर्मुलेट हुई है तो पार्टी की स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन क्या है वो किस राज्य में जीतेगी, उसके लिए फिर राज्य की कुंडली आप देखेंगे। मेरा पॉइंट ये है कहने का कि कोई ना कोई एक रैशनल, एक तरीका, एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस होनी चाहिए, तभी आप किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। आप है जो किसी भी कुंडली अगर राज्य की भी देखनी हो तो उसके अंदर आपको जो है उसका एनुअल चार्ट, सोलर चार्ट, ल्यूनर चार्ट, ये सारे चार्ट तो आपको देखने ही होंगे, बिना उसके आप कैसे कर पाएंगे। लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा इस प्रकार की है ही नहीं। तो मैं इसीलिए कहता हूं जो वीडियोस आ रही हैं, अधिकांश वीडियोस वो केवल ओपिनियन वीडियोस ही है। तो क्या ये ओपिनियन एस्ट्रोलॉजिकली ओपिनियन होता है या ये कुछ भी मैंने यही तो कहा है, मैंने कहा ना कि नॉट एस्ट्रोलॉजिकल। एस्ट्रोलॉजिकल होता तो उसमें मेथड होता, उसका एनालिसिस का तरीका होता कि किस आधार पे उन्होंने बोला। मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने आधार बताया है, ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं जिन्होंने आधार बताया, पर अधिकांश जो हैं उनमें कहीं पर भी कोई आधार नहीं है, उसके अंदर कोई प्रॉपर एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस नहीं है। तो सर कुछ ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो फेमस पॉलिटिशियंस की कुंडली रीडिंग करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके बारे में मैं क्या कमेंट करूं। असल में क्या है कि मैं ये नहीं कह सकता कि वो जो डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है नेट के ऊपर वो ऑथेंटिक है या नहीं है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो सर आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है आकाशिक रीडिंग, जिसमें कुछ लोग दूसरे लोगों के पिछले 100 जन्म तक बताने का दावा कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? पता नहीं, इसके बारे में मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं कर सकता, बल्कि थोड़ा ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा मुझे नज़र आता है। महाभारत के अंदर भी भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे 7 जन्मों का तक मेरे को याद है और 7 जन्मों में ऐसा मैंने कोई कर्म नहीं किया कि ताकि जिसकी वजह से मुझे जो है ये बाणों की शैया पर लेटना पड़े। तो वो तो भीष्म पितामह थे, वो तो 7 ही बता पाए। अब 100 के बारे में तो भाई मैं तो कुछ नहीं कमेंट कर पाऊंगा। तो सर आपने भविष्य मल्लिका के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। हमने यह देखा कि कुछ लोग भविष्य मल्लिका के नाम पर कुछ भी प्रमोट कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भविष्य मल्लिका उड़िया भाषा में है, काव्य शैली में है। अब इसके बारे में जो लोग डाल रहे हैं, जो लोग अगर कोई वीडियोस दे रहे हैं, मैं नहीं जानता उनको उड़िया भाषा आती है नहीं आती है, या वो किसी अनुवाद की कोई पुस्तक है उसके ऊपर जो है वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। पर जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने ये पुस्तक पढ़ी भी नहीं है और मुझे उड़िया आती नहीं है। तो सर हमने आपकी एक बहुत ही ट्रेंडिंग वीडियो देखी जिसमें आपने 3 डेट्स के बारे में बताया है।
उसमें से एक डेट है 26 दिसंबर 2019 और सब लोग जानते हैं उसके बाद कोविड आया। अब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स उसी से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं, तो आप उस वीडियो के बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए क्या है कि इस दशक में मैंने ये पाया कि 3 डेट्स ऐसी हैं जिसके अंदर बहुत ही टिपिकल प्लैनेटरी पोजीशन है, यानी कि ग्रह इस प्रकार से बैठे हैं जो बहुत ही यूनिक पोजीशन है। और यूनिक का अर्थ यहाँ पर यह है कि 3 ऐसी डेट्स हैं जिसके अंदर एक ही भाव के अंदर, एक ही हाउस के अंदर 6 ग्रह बैठे हैं, जिसको हम कहते हैं षडग्रही योग। अब वो जो 3 डेट्स हैं वो डेट थी 26 दिसंबर 2019, और आप सब जानते ही हैं कि उसके बाद जो है आउटब्रेक ऑफ कोरोना हुआ और उसका प्रभाव जो है पूरी दुनिया ने देखा, सबने झेला उसको। इसके बाद जो दूसरी स्थिति बनती है वह है 30 मार्च 2025, और तीसरी जो स्थिति है वह है 25 नवंबर 2030। तो एक की जो ग्रह स्थिति हम देख चुके हैं, उसका प्रभाव कितना डिवास्टेटिंग रहा। अब 2 और डेट्स जो मैंने बताई हैं आपको, एक है 30 मार्च 2025 जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 15 महीने में आ जाएगी डेट, और दूसरा मैंने तीसरी जो डेट मैंने बोली है वो आपको बताया है 2030 की डेट है 25 नवंबर 2030। इन डेट्स के अंदर भी जो है षडग्रही योग है, और मैंने ये कहा है क्योंकि बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लैनेटरी पोजीशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन है। इससे पूरे विश्व के अंदर आप समझिए कि कुछ चीज़ों की आशंकाएं हैं, संभावनाएं हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो यानी नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है, या फिर मैनमेड हो सकता है, वॉर लाइक सिचुएशन हो सकती है, या किसी बीमारी की फैलने की वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में ऐसी संभावनाएं बहुत प्रबल हैं कि इसका प्रभाव आप समझिए कि काफ़ी सालों तक हो सकता है कि उसका प्रभाव रहे। और इसमें बात की भी पूर्ण संभावनाएं लगती हैं कि सन 2025 से लेकर और 2030, क्योंकि असर जो है जब कोई दशा होती है, कोई ग्रह स्थिति होती है, उसका प्रभाव 1-2 साल तक रहता है। तो 2025 से 2032 तक का मैं ये कहता हूँ, ये 7 साल का समय है। ये समय ये कोई बहुत अच्छा समय तो नहीं लगता मुझे, और इसके अंदर प्राकृतिक आपदाएं यानी कि नेचुरल डिजास्टर या फिर वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन इसके अंदर होने की काफ़ी संभावनाएं हैं। हाँ सर, मैंने भी ये देखा कि 2025 से 2032 का जो समय है ये कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने काफ़ी खतरनाक बताया है, पर आपकी वीडियो में डिटेल्ड एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस आपने दिया है जो मेरे को बाकी कहीं नहीं मिला, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सर हमने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आपने कुछ देश में वॉर लाइक सिचुएशन, अर्थक्वेक्स को एक्सप्लेन किया, तो ये आपने कैसे कैलकुलेट किया? देखिए क्या है कि अक्टूबर माह में असल में क्या है कि इस वर्ष 2 ग्रहण पड़े थे, और 2 ग्रहण के अतिरिक्त एक्चुअली कुछ इस प्रकार की स्थिति थी कि जब आप समझिए कि सूर्य, केतु और मंगल यानी जितने भी ये जो एग्रेसिव प्लैनेट्स हैं वो सारे एक ही घर में थे, चतुर्ग्रही योग बन रहा था, सूर्य चंद्रमा भी साथ साथ थे, मंगल और केतु, इस प्रकार की स्थिति थी। वो हमारा डिटेल्ड वीडियो अगर आप देखेंगे यूट्यूब पर अवेलेबल है, और वो ग्रह स्थिति को देखकर ही हमने इस बात का एक प्रेडिक्शन की थी कि इसके बाद अक्टूबर माह के अंदर ही अर्थक्वेक्स और वॉर लाइक सिचुएशन वो बनने की पूर्ण संभावनाएं हैं। और वो तो आपने देखा ही है कि वॉर और अर्थक्वेक के कितने अर्थक्वेक आए, वो सब वीडियोस के अंदर, सब्सिक्वेंट वीडियोस में उस बात का पूर्ण उल्लेख है। तो सर आजकल जो बिना विद्या के खुद को एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं, इन एस्ट्रोलॉजर्स से लोगों को कैसे बचाया जाए? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रीडम टू एक्सप्रेशन है, यानी आदमी, अब कोई भी आदमी अपनी बात कह सकता है, ये फ्रीडम तो उसे दे रखी है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। और दूसरी बात क्या है कि ऐसा कोई कानून नहीं है, जैसे कि वे डॉक्टर्स के लिए होता है रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो गया, ठीक है, लॉयर्स के लिए जो है बार एसोसिएशंस होती हैं। तो यहाँ कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है इसकी जो है, तो इसलिए इस तरह की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हो नहीं सकता। हाँ, ये बात ज़रूर है
कि लोगों को ज्ञान अगर दिया जाए, लोगों को बताया जाए, एजुकेट किया जाए, तो वे खुद ही जो है इस बात का निर्णय कर पाएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सही एस्ट्रोलॉजर है और कौन फेक एस्ट्रोलॉजर है। तो इसके लिए आप समझिए कि ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और ज्ञान के लिए मैं ये कहूँगा कि जो लोग हैं उनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी किसी भी संस्थान से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से वो इसको कर सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद उनको अपने आप ही, जब आपको नॉलेज हो जाएगी तो अपने आप ही आप यह बता पाएंगे कि क्या सही और क्या गलत है। तो सर अब अंत में आप कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए क्या है कि हमारा जो वैदिक ज्ञान है वो सुप्रीम है, सुपर्ब है। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि हज़ारों साल पुराना ज्ञान है और अभी तक हमारे वेद, वेदांत में कहीं पर भी कोई ऐसा वाक्य नहीं है या किसी और ग्रंथ के अंदर जिसको कि साइंस ने गलत जो है जिसको ठहराया हो। अभी तक कहीं पर भी कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं है कि, जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, हमारे ऋषियों ने इतना बृहद ज्ञान दिया है कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा। अब जैसे सूर्य सिद्धांत है, सूर्य सिद्धांत के अंदर ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि सूर्य सिद्धांत के अंदर कि सूर्य और उसके अलावा जितने भी बाकी ग्रह हैं उनके बारे में बड़ा विस्तार से चर्चा की गई है। ग्रहों की गति मतलब ये कि वो मार्गी हैं, वक्री हैं, अतिचारी हैं, किस प्रकार की गति है, वो सब जो है उसका उल्लेख उसके अंदर किया गया है। हैरानी होगी आपको कि जैसे पृथ्वी है वो टिल्टेड है अपने एक्सिस पर, वो एक्सिस कितने डिग्री टिल्टेड है ये सब उल्लेख उसके अंदर दिया हुआ है। आप ये देखें, इतना ज़्यादा डिटेल के अंदर है कि इतना ज़्यादा डिटेल आपको, मतलब आप समझिए कि आपको हैरानी होगी कि हमारे ऋषियों का एस्ट्रोनॉमी का इतना ज्ञान हज़ारों साल पहले था। वैज्ञानिकों ने 17वीं 18वीं शताब्दी में आकर जो है ग्रहों को देखा है, ग्रहों की गति को पहचाना है, अभी 100-200 साल पहले। लेकिन हमारे ऋषियों ने हज़ारों साल पहले बता दिया था कि कौन सा ग्रह कहाँ पर है। आप ये देखिए कि जैसे अब पूरा ब्रह्मांड है, आप ये देख तो ब्रह्मांड जो है पूरा का पूरा जो है ओवल शेप्ड है, गोल है। ये साइंस अब बता रही है कि यूनिवर्स ओवल शेप्ड है या राउंड है। ये हमारे ऋषियों को पहले ही पता था, तभी तो उन्होंने खगोल शब्द जो है उसका इन्वेंशन किया। शब्द संस्कृत में खगोल, खा होता है अंतरिक्ष, गोल मायने गोल है, अंतरिक्ष गोल है। जैसे भूगोल, भू मायने धरती, धरती गोल है। इतना ज़बरदस्त ज्ञान है ग्रहों के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में। और दूसरा आपको बताऊं मैं आपको कि कितनी यहाँ पर जो है गैलेक्सीज़ हैं, उसके बारे में भी पूरा ज्ञान जो है हमारे ऋषियों को है। उन्होंने इतना ज्ञान दिया है। अब हम अपेक्षा करते हैं अपने व्यूवर्स से और आने वाली पीढ़ियों से कि वो इस वैदिक ज्ञान को पढ़ें, समझें, इसकी महत्ता को समझें। और जब आप इसकी महत्ता को समझेंगे तब पता ये लगेगा ज्ञान की गंगा केवल भारत में ही बहती है। तो इसलिए मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये जो है ज्ञान अगर यदि आपको होगा तो आप जो है समझ पाएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है। फिर आप जो ऑटोमेटिकली जो समाज के अंदर कुछ जो है कालांतर के अंदर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो थोड़ा बहुत है, जो गलत चीज़ें आ गई हैं, वो भी सब आप है जो पहचान पाएंगे और उसको हटा भी पाएंगे। तो सर आज जो हमारा डिस्कशन था वो काफ़ी ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग था और आपका कीमती समय देने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। और मैं दर्शकों से यह कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में कोई भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सवाल हैं तो वह आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।